तो आज जो हम करेंगे हमारा पीछे रह गया था रेले एंड जीन्स लॉ वो डिस्कस करना है। वहाँ से हम फोटोन का जो कॉन्सेप्ट है जिसको सबसे मैक्स नाम से ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन करा था वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17.5 एंड 17.6 सॉल्व करनी है हमने। एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे कि क्या होता है और लैब के थ्रू कराऊंगा ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिले एंड जीन्स लॉ से। एक बात जो आपको मालूम है वो क्या है कि आप सब जानते हैं कि कहीं पर भी टू बी नोटेड आ जाए तो मतलब ये है रिले एंड जीन्स लॉ की बात की जाए डिस्टर्ब हो रहा है। क्लियर आवाज? अच्छा जी। रिले एंड जीन्स लॉ जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं आज। आवाज़ का मसला बेहतर हुआ थोड़ा? क्या हो रहा है ये? बेहतर है, ठीक है जी। अच्छा, रिले एंड जीन्स लॉ हमारा क्या था कि रिले एंड जीन्स लॉ में हमने करना ये है जो दो पिछले लॉ हमने पढ़े थे, एक विंस लॉ और दूसरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उनको कंबाइन कर लेते हैं। किस तरह कंबाइन कर लेते हैं? आसानी के लिए, समझाने के लिए आसान रहेगा कि एक लॉ ने कहा था कि जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। दूसरे लॉ ने कहा था कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर मैं एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ तो कैसे बनेगा? क्योंकि टेम्परेचर को उल्टा करो तो वेवलेंथ बनती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो एनर्जी का रिलेशन अगर हम करने के लिए जाएं किसके साथ? वेवलेंथ के साथ, तो ये इन्वर्स होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा मैक्स। ये बात आपका जो साइंटिस्ट जिसका नाम रिले एंड जीन्स था उसने करी थी कि, और इसने ये बेस्ड करी थी किसके ऊपर? कि जो आपकी जो एनर्जी होती है ना, किसी भी एटम के पास जो एनर्जी जाती है वो इन अ फॉर्म ऑफ के टी जाती है। और ये हम थर्मल एनर्जी को पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर, हाफ के टी जो हमने पढ़ा था 3.2 के टी। तो एक्चुअल में किसी भी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी एटम के पास तो एनर्जी जाती है तो इन अ फॉर्म ऑफ के टी की सूरत में जाती है। और एक मोड जो होता है वो आपका के टी के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसने कहा था कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी वेवलेंथ की, एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी वेवलेंथ की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ के। और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? तो फिर आपका कांस्टेंट आता है, तो हो गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 4। अब ये बात भी आपकी किसी हद तक वैलिड रही, लेकिन आगे जाके ये भी आपका लॉ फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि देखें इसके अंदर कैटेस्ट्रॉफी आ गई, अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी। इसका क्या मतलब है? कि देखें ये जो लैम्डा है ना, ये अगर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और ज़ीरो के करीब हो जाएगा तो ये 1/0 बन जाएगा। और 1/0 होता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और ऐसा होता नहीं है, एनर्जी कभी इनफाइनाइट होती नहीं है, एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी इन्फिनिटी। और अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये लॉ इनफाइनाइट पे जा रहा है, जिसको अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इसीलिए ये लॉ भी आगे जाके क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है।
फाइनली एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक्स प्लांक, उसने इसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन करा। लेकिन लाइट का जो नेचर है कि लाइट वेव होती है, इस नेचर से नहीं बल्कि एक नई थ्योरी से, कि उसने कहा लाइट जो है वो आपका वेव नहीं है बल्कि लाइट आपका पार्टिकल है। और लाइट छोटे छोटे से स्मॉल पार्टिकल से मिलके एक बड़ी लाइट बनी है। जैसे दुनिया के अंदर और चीज़ें बनी हैं, आपका जितना भी मैटर है वो एटम से मिलके बना है। तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो तो है एटम। एटम हमें नज़र कोई नहीं आता, हमें नज़र तो मैटर ही आता है, लेकिन एटम से मिलके वो बना है। जैसे यहाँ डायग्राम में आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है कि ये आपके पास एक सर्किल है जो कि पिक्सल से बना है, और ये भी सर्किल है जो पिक्सल से बना है, लेकिन इसके पिक्सल आपको बुरे बुरे नज़र आ रहे हैं, इसके नज़र नहीं आ रहे। तो इतने करीब करीब पिक्सल कर दिए गए हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, जबकि बना ये भी इन्हीं पिक्सल से। इसी तरह आपकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वीडियो की, 144 और 280 और फिर 360 और फिर 1080, तो ये क्यों क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है कि इनके पिक्सल और करीब करीब होते जाते हैं, तो इनके आपकी आंख को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो आपको क्लियर नज़र आता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है उसके जो पिक्सल्स हैं वो इतने करीब करीब हैं, इतने करीब करीब हैं कि अगर ये आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा है तो ये स्पॉट एक्चुअल में डायरेक्टली नहीं बना, ये लाइट के छोटे छोटे से पैकेट से मिलके बना है, जिसको एक पैकेट को, छोटे से पैकेट को उसने नाम दिया है फोटोन का। जैसे एटम का नाम दिया है मैटर के लिए। और आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपसे अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बॉडी जो बनी है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, किससे मिलके बनी है, तो आप सब इसका आंसर देंगे कि सेल से बनी है, बायोलॉजिकल सेल जिसे बोलते हैं। तो सेल से ही आप पूरे डेवलप्ड हुए हैं ना। तो इसी तरह लाइट किससे डेवलप्ड हुई है, तो लाइट का जो बेसिक यूनिट बनाया गया वो फोटोन बनाया गया। लाइट भी पार्टिकल है, छोटे छोटे से फोटोन मिलके एक बड़ी लाइट को डेवलप कर रहे हैं। तो इसको आप कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, एक परफेक्ट अमाउंट बोलेंगे लाइट का, कि पूरे पूरे क्वांटम जो है वो मिलते हैं और लाइट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फोटोन आती है, क्या फोटोन इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब एक क्वांटिटी है, एक टुकड़ा है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। फोटोन आर ऑलवेज इन मोशन। अब प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली जाए तो फोटोन हमेशा हरकत में होते हैं, लाइट हमेशा आपको हरकत में नजर आएगी, लाइट रुकी हुई हालत में नहीं होती। और क्योंकि लाइट है ये और फोटोन भी लाइट ही है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास पानी है, और पानी जो है वो H2O मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो मैं एक कतरा पानी पीऊँ या हज़ार कतरे पीऊँ, है तो वो प्रॉपर्टी तो H2O की रखता होगा ना सारी। तो इसी तरह लाइट का अगर एक पार्टिकल है या पूरी की पूरी लाइट है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ फोटोन हो, दोनों की स्पीड सेम होगी, और वो है 3 × 10⁸ अगर इसे अप्रॉक्सीमेट कर लिया जाए। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर सी से। आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि फोटोन का कोई मास नहीं होता, इट इज़ मासलेस। एंड इसका कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ चार्जलेस। और अगर ये रेस्ट में है तो एनर्जी भी नहीं होती है, जब मूव कर रहा होता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास फोटोन से रिलेटेड होनी चाहिए। अपने पास इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी भी कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं मैक्स प्लांक के लॉ की तरफ, कि उसने क्या कहा। अब मैक्स प्लांक ने कहा था कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन की, वो जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर। और एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, एच इंटू म्यू। म्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है एच इंटू म्यू के। यहाँ पर मैं करता हूँ मिसबा वो वाली स्लाइड भी शो करता हूँ। तो यहाँ पर एनर्जी का इसने रिलेशन दिया कि एनर्जी जो है वो ताल्लुक़ रखती है फ्रीक्वेंसी से। मज़ीद इसको सॉल्व करके हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से भी रिलेट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एच आया ये जान लीजिए कि ये आपका प्लांक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34। तो इसका कहने का मकसद ये था कि आपके पास अगर एक फोटोन है और एक और फोटोन है, तो किस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी को कैरी कर रहा है। अगर इसके पास दो वेव आ रही,
तो इसकी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। और इसके बाद अगर 4 वेव आ रही है तो इसकी 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एनर्जी भी फिर उसी हिसाब से होगी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। और इसी डिस्क्रीट अमाउंट की मदद से इसने सक्सेसफुली साबित कर लिया कि किस वेवलेंथ के ऊपर कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही होगी ब्लैक बॉडी से। आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको कैलकुलेशन के अंदर दिखाता हूँ। जैसा कि अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ, एनर्जी इसने हमें बता दिया कि वो बराबर होती है एच म्यू के। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है ये भी याद कर लीजिए। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकेंड, ठीक है। मैं पिछली स्लाइड वापसी लगाता हूँ, दोनों रिले इंजीन्स की भी लगाता हूँ और ये भी। अब अगर मैं आपसे कहूँ, बट जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आपको वेव वाला जो चैप्टर है वो याद हो, तो वेलोसिटी बराबर होती है लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी के। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। वेलोसिटी, क्योंकि लाइट की बात हो रही है, फॉर लाइट, अगर लाइट की बात करें या हम फोटोन की बात करें, तो वेलोसिटी बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट के, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी की जगह मैं सी रख सकता हूँ, तो सी बराबर हो जाएगा लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, सी डिवाइडेड बाय लेमडा के। लेमडा डिवाइड में चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी बराबर हो जाएगी एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो इससे एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन डेवलप्ड हो गया। तो किस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी रेडिएट होगी ब्लैक बॉडी से, ये इसने हमें ड्राइव करके दिया, और ये ग्राफिकली भी प्रूव हो रहा था। वही एनर्जी की वैल्यू हमें रिसीव हो रही थी। तो इसीलिए जो थ्योरी थी प्लांक्स की वो सक्सेसफुली कामयाब रही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने में, ठीक है जी। अब जो है ज़रा यहाँ पर मैं होल्ड कर लेता हूँ, रिले इंजीन से स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार। पहले रिले इंजीन्स किसी ने नहीं लिखा है तो पहले ये लिख लें। चले जी अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है आपकी 17.5, जिसके अंदर आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एक्स रे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ। क्वांटम मतलब उसका एक पैकेट की एनर्जी जो है वो आपको मालूम करनी है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो आपको दी हुई है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, और रिक्वायर्ड है एनर्जी। देखें, जो हमने लास्ट फार्मूला ड्राइव करा है, इसके अंदर वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन ही है। एच और सी तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये तो ना भी दे तो हमें पता है ना तो क्या है। तो अगर वेवलेंथ मिल जाए तो एनर्जी निकालना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ ये याद रखें, जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -34 जूल इनटू सेकंड। और जो सी है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब आपके लिए सवाल सिर्फ फार्मूले की हद तक रह गया है कि मैं आपको फार्मूला बताऊं, आप वैल्यूज पुट करके मुझे आंसर बताएं। फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव करा है एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, ये हम यूज़ करेंगे और एनर्जी आपके पास आ जाएगी। तो मुझे इसका आंसर बता दीजिए। एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, तो जूल के अंदर इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये इस सवाल का आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा है कंपेयर द एनर्जी ऑफ एक्स रे। कंपेयर करना है एनर्जी को एक्स रे की, जिसका एक फोटोन की जो वेवलेंथ है वो आपको दी हुई है, और जो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये भी वेवलेंथ है। दूसरा वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड की दी हुई है, और उसकी वेवलेंथ ये आपको गिवन है। दोनों की वेवलेंथ दी हुई है। तो इन दोनों को, इनकी एनर्जी को कंपेयर करना है, इनकी वेवलेंथ को कंपेयर नहीं करना, इनकी एनर्जी को कंपेयर करना है।
तो भाई एनर्जी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले आपने डेटा की हेडिंग डाली और डेटा के आपने पोर्शन बना लिए कि भाई एक तो बात हो रही है एक्स रे की, ठीक है। तो एक्स रे की जो वेवलेंथ है वो हो गई λ1 और वो मुझे दी हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। क्योंकि एनर्जी को रिलेट करना है तो मुझे E1 रिक्वायर्ड होगी, इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंफ्रारेड की, तो इसकी वेवलेंथ को मैं कह देता हूँ λ2 और ये हो गए 2 माइक्रोमीटर। और माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर जो है वो इसकी यूनिट हो गई। और इसकी एनर्जी जो है वो भी मुझे रिक्वायर्ड होगी, उसको E2 कह दूँगा। कंपेयर करने का मतलब होता है कि डिवाइड करके चेक करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 को डिवाइड करना है E2 से, जो भी आपका जवाब है वो आपने लिख देना है। अब इसके अंदर भी कोई बड़ी डील थोड़ी है, आप ऑलरेडी जो एनर्जी का फार्मूला है वेवलेंथ से रिलेट कर चुके हैं। तो यहाँ बस 2 मरतबा फार्मूला लगेगा, एक बार लगेगा E1 के लिए, H और C तो वही रहेंगे, λ1 आ जाएगा। दूसरी बार ये फार्मूला लगेगा E2 के लिए, H और C वही रहेंगे, λ2 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, E1 को डिवाइड कर लेंगे E2 से, जो भी आपका आंसर आएगा मुझे बता दीजिएगा और जो यूनिट आएगी वो भी बता दीजिएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपको याद नहीं है कि एच की वैल्यू क्या है तो वो मैं लिख देता हूँ, 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल, और सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब इसे भी जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताइए यूनिट के साथ, फिर हम आगे चलते हैं। आएगा 1000 सॉरी 10,000 जूल इसका आंसर आया, और सॉरी जूल नहीं होगी, यूनिट कोई नहीं होगी, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आंसर 10,000 आ जाएगा। जूल नहीं आएगी यूनिट, यूनिट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका वो एंड हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जाना जाता है सोलर सेल के नाम। सोलर सेल कोई मुझे बताएगा क्या होता है? सोलर सेल में हम जनरली लाइट को जो है वो इंसिडेंट कराते हैं उस पैनल के ऊपर, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। बिल्कुल अगर मेरे पास एक मेटल है, लाइट को एक्सपोज करते हैं, लाइट से निकल आती है, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम कलेक्टर लगा लेते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो आ रहे होते हैं वो खींच लेता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल का एक कलेक्टर बना देते हैं, ठीक है। ये रोकने का भी काम करता है, अगर इसको नेगेटिव कर दो तो इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, पॉजिटिव करो तो खींचेगा। इससे पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो क्योंकि लाइट, फोटो, लाइट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, तो लाइट की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहे हैं, तो इस फिनोमेना का नाम बन गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना 1887 के अंदर जब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्ट, उसने डिस्कवर किया। फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन किस लिहाज से ली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चेंज आ रहा है ये उसने ऑब्जर्व करा। लेफ्ट इज अभी ठीक हो गई, ठीक है जी। तो ये किस तरह इफेक्ट करते हैं? ठीक है जी, अब आवाज़ क्लियर हुई? ये पता नहीं आवाज़ लैपटॉप का मसला है क्या है, समझ नहीं आता। खैर बहरहाल,
अब जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो डेफिनेशन वगैरह है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें देखनी है। पहले तो आप ज़रा इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें जो कि बहुत कॉमन है। वो क्या है कि हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर्ड किया था कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल हुई किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। ठीक है, तो इस फिनोमेना को इसने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और मज़ीद इसने फिर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। तो इसने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करी वो मैं आपको वर्चुअल लैब के अंदर खुद ऑब्ज़र्व करवाऊंगा कि किस तरह इसने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करी थी। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ फिनोमेना इन विच electrons are ejected from the surface of metal when light is incident on it। ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लाइट की वजह से निकल रहे थे तो इसलिए इनका नाम पड़ गया फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशंस जो है वो अपने पास लिख लीजिए। डायग्राम जो है वो भी आपने बनानी है, लेकिन डायग्राम आपको आगे जो मैं वर्चुअल लैब में लेके जा रहा हूँ उससे भी आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। और अब वर्चुअल लैब में हम देखेंगे कि क्या चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, लाइट के अंदर क्या चेंजेस करने से फोटो इलेक्ट्रॉन पे क्या चेंज आ रहा है। तो चलते हैं वर्चुअल लैब की तरफ। ये आपकी है वर्चुअल लैब। ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं तो ज़ीरो पे ले आता है। अच्छा जी, अब ये यहाँ से जो हम फिनोमेना स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपके पास ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मेटल है। कौन सा मेटल हम यूज़ करें? सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, प्लाटिनियम है, कैल्शियम है। तो इस वक्त मैं सोडियम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सोडियम के ऊपर मैं लाइट को गिरा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ इसमें से इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं। और वोल्टेज को मैं थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि कम रख देता हूँ या ज़ीरो, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो रख देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो नहीं भी है तो 0.4 भी ठीक है, कि बस कलेक्टर का काम कर रहा है, कलेक्ट करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं करता क्या, सबसे पहले मैं जो वेवलेंथ है ना इसको मैं करता हूँ कम। जब वेवलेंथ कम होगी ना तो देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वेवलेंथ को कम कर रहा हूँ तो आप समझ जाए फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ। तो देखो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करी ये चेक करने के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब स्टार्ट होगा। तो आप चेक कर सकते हैं अभी तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी में कम करे जा रहा। अब देखें स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया। 508 नैनोमीटर की वेवलेंथ के ऊपर जो भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी पे सोडियम मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है वो स्टार्ट हो गया। क्या आपने देखा? ठीक है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ आप देखें, इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं तेज़ी तेज़ी से जाने लगे तो वोल्टेज बढ़ा दो, तेज़ तेज़ जाने का। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम ज़ीरो 1.6 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेटल चेंज कर देता हूँ। मैं सोडियम के बजाय अब ले आता हूँ सपोज करो जिंक। अब देखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। देखें 508 की जो लाइट थी उसके ऊपर सोडियम में से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे लेकिन जिंक में से बाहर नहीं आ रहे। तो अब मैं फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाता हूँ, यानी कि वेवलेंथ को कम करता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए। 276 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाई है। आपने जिंक का जो मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन को एमिट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, 276 के ऊपर, और इसको और कम करें तो ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन आपके एमिट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसको और सी पीछे ले जाते हैं और अब मेटल चेंज करते हैं, हम ले आते हैं प्लाटियम। अब चेक करते हैं।
देखें 152 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो आपका इफेक्ट है प्लैटिनियम ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर मेटल जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इस फिनोमिना को स्टार्ट कर रहा है। जो बात मैंने सीखी है वो ये सीखी है, फॉर अ सर्टेन मेटल देयर इज अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच, उससे कम कर दो तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट विल नेवर अकर, कभी भी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हर मेटल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शुरू होता है। ये लैब में आपने भी ऑब्जर्व करा है और मैंने भी ऑब्जर्व करा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम ज़रा इन इलेक्ट्रॉन को रोकते हैं, ठीक है, जैसे इन्हीं इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। मैंने इनको नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया है, अभी इलेक्ट्रॉन रुकेंगे, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल क्या होता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट करता है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ये रुकना शुरू हो जाएंगे और ये रुकेंगे। या हम सोडियम ले लेते हैं, सोडियम बेस्ट है कंपेरेटिवली क्योंकि वो कम वेवलेंथ पे भी आपका एमिट करे, 502 509 में भी कर रहा था ना एमिट इलेक्ट्रॉन। सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए सोडियम ले। अच्छा जी, अब देखें जो वेवलेंथ है वो मैंने रखी है 497 नैनोमीटर, और जो नेगेटिव पोटेंशियल रोकने वाला पोटेंशियल रखा है, रोकने की सलाहियत रखी है वो -0.8 वोल्ट है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहे हैं, मैंने यहाँ मार्क लगा देता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं आएगा इस वक्त जो मैंने देखी सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन इससे आगे नहीं, ठीक है, नहीं आया ना इससे आगे, देखें नहीं आ रहा इससे आगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूँ, ये चेक करता हूँ कि क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन इससे आगे आ जाएगा, ठीक है, और अगर इससे आगे नहीं आ सका तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ी। दूसरी चीज़, अगर यह क्वांटिटी बढ़ जाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुझे नज़र आने लगते हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ी बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब चेक करते हैं क्या चीज़ बढ़ती है, ठीक है। अभी तो 3 3 4 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। देखते हैं अब जो आने वाला नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है। वो वो देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन था जो इस फ्रीक्वेंसी पे आया है वो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, जब मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया यानी कि वेवलेंथ को कम करा, तो आप देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक पहुँच गया। तो इसके आगे आने का मतलब ये है कि इसकी स्पीड बढ़ गई है, पीछे से बहुत तेज़ आ रहा है इसलिए ये इसको रोक नहीं पा रहा, ठीक है। और अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फिर आप देखेंगे तो उधर ही जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अब वापसी नहीं आएगा बल्कि अब उधर जाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जाना शुरू हो गया। इसका मतलब इतनी तेज़ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल भी उनको रोक नहीं पा रहा। तो यहाँ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, बीइंग एन ऑब्जर्वर, आपने भी यही ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमने फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट हुआ। ना सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट हुआ बल्कि जो इलेक्ट्रॉन आपके इमिट हो रहे थे उनकी स्पीड भी बढ़ गई। अब वो बहुत तेज़ी से जो है वो मूव कर रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ पर, कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ, और जो नेगेटिव पोटेंशियल है उनको रोक नहीं पा रहा। अब मुझे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा इनको रोकने के लिए। ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल से पता ये चल रहा है कि इनकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए मुझे ज़्यादा वोल्टेज देना है पड़ रहा है इनको रोकने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्पीड से है कि स्पीड बढ़ेगी अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब वापसी वहीं लेके चलते हैं, वोल्टेज को -1 वोल्ट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपको यहीं तक रुक जाए बस। कहाँ तक आ रहा है, चलो आगे जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक निशान लगा देते हैं। अब मैंने -1 वोल्ट रखा हुआ है, इसको और कम कर लेता हूँ, चलो बल्कि इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कहाँ तक आ रहे हैं। मैं फिर एक लाइन खींचना चाह रहा हूँ ये देखने के लिए कि कहाँ तक आ रहा है। चलिए जी, इलेक्ट्रॉन आपके इससे ज़्यादा आगे नहीं आ रहे, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इलेक्ट्रॉन आपका कोई भी इससे आगे नहीं आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात खत्म हो गई ना। अब मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है कि इंटेंसिटी का क्या ताल्लुक है। अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, शिद्दत को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा।
लाइट वही ब्लू लाइट है, लेकिन अब बहुत तेज ब्लू लाइट पड़ रही है आंखों के ऊपर, लाइट वो ब्लू है, सही है ना। लाइट का जो वेवलेंथ है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं हो रही। अब उसकी इंटेंसिटी को चेंज करते हैं और चेक करते हैं क्या ये बाउंड्री को क्रॉस कर पाता है, इसकी स्पीड बढ़ती है या नहीं। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, 45% कर दिया। चलो मैंने 100% कर दिया। देखो, इंटेंसिटी को बढ़ाने से आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है एक्सपेरिमेंट में? स्पीड तो चेंज नहीं हुई। हाँ मिसबा, बहुत समझदार हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब खुद आप लोग जो है ना, वो एज एन ऑब्जर्वर खुद ही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि क्या करने से क्या हो रहा है। हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, लेकिन उनकी स्पीड नहीं बढ़ी, वो उस बाउंड्री से आगे नहीं आ पा रहे, उसी बाउंड्री तक हैं, उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही, उनकी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है। अब मैं इंटेंसिटी को कम करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी सारे वापसी जाएंगे तो उसके बाद पीछे बहुत कम रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो दो चार चार आ रहे हैं, ठीक है। वो रश नहीं नज़र आ रहा आपको जो पहले नज़र आ रहा था, ठीक है। तो ये तो बेहतरीन काम हो गया। हमने तीन चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व करी हैं, वो तीन चीज़ें हम अपने ऑब्ज़र्वेशन के अंदर लिखेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्लासिकल फ़िज़िक्स को और मॉडर्न फ़िज़िक्स को एक्सप्लेन करना है। फ़िलहाल हम जो ऑब्ज़र्वेशन है, हर्ट्ज़ ने जो ऑब्ज़र्वेशन ली, वो क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स के सामने रख दी। अब जो भी इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाएगा, वही लॉ जो है वो वैलिड बन जाएगा, मतलब वही इसके लिए एप्लीकेशन बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ यही कर रहे हैं। अच्छा, आ जाते हैं वापसी अपने स्लाइड की तरफ, और अब आप लोगों से ज़रा मैं सवाल करता हूँ कुछ डेफिनेशन वगैरह के बाद। हाँ जी, पहली बात आप मुझे बताएं, जब हमने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी को बढ़ाया, जब हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा, तो क्या चीज़ इंक्रीज हुई? बिल्कुल सही मिज़बाना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो इंक्रीज हो गए, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? क्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है नो। हर मेटल के लिए हमने देखा कि एक सर्टेन लिमिट थी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो रहा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। उस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। उस फ्रीक्वेंसी से कम मैं करता जाऊं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं हो रहा था, उससे ज़्यादा करो तो स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तीसरी एंड आखिरी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और ज़्यादा इंक्रीज कर दूं, तो फिर क्या चेंज आ रहा था इलेक्ट्रॉन के अंदर? एग्जैक्टली लवेश कुमार और मिसबा, बेहतरीन हो गया कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो इंक्रीज हो रही, ठीक है ना। यही ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज ने मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के सामने रख दी। जो ऑब्जर्वेशन आपने एक वर्चुअल लैब से ली है, उसने रियल लैब से लेके आप लोगों के सामने रखी थी। अब आप यही ऑब्जर्वेशन अपने पास कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई मसले मसाइल है तो पूछ लीजिए। क्लास आपकी यहाँ पे एंड होती है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो क्यों फेल हो गई, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे कैसे मॉडर्न फिजिक्स से एक्सप्लेन करा, ठीक है।